जय हिंद। पॉलिटी में आप अक्सर सुनते होंगे कि आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा क्या होती है। आप सुने होंगे धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है, जज और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं साहब। अभी एक बात चल रही है कि समान सिविल संहिता, हिंदू मुस्लिम के लिए एक सेम कानून, इस सब के बारे में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है संविधान। हमारा संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कंप्लीटली लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका कभी भी चुनाव होगा वो वंशानुगत नहीं आ सकते हैं। तो जब किसी राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव हो वह वंशानुगत ना हो तो उसे हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोग गणतंत्र में आते हैं। ये जो हमारा संविधान है, इसमें हर चीजें नहीं लिखी गई है, इसमें मेन चीजें लिखी गई हैं। लिखी गई है कि देश कैसे चलेगा, मतलब केंद्र सरकार कैसे शासन करेगी, कहाँ कहाँ उसके अधिकार होंगे, राज्य कैसे चलेगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करी। जैसे देखिए, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि रेलवे में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकती है, बैंक में कुछ नहीं कर सकती है। जो बैंक आपको चेन्नई में मिलेगा वो बैंक आपको यूपी में भी मिल सकता है, बिहार में भी। सबके नियम कानून एक जैसे रहेंगे। तो वो इसी संविधान में लिखे गए हैं। ये इसमें सरकार कैसे चलाएगी, कैसे राष्ट्रपति शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, किसकी कितनी शक्ति होंगी, एक सामान्य विधायक या सांसद की कितनी शक्ति होगी, ये सारी चीजों की चर्चा इसी संविधान में किया गया। इसमें नागरिकता की भी चर्चा है कि कौन हमारे यहाँ का नागरिक है, और नागरिक होने के नाते उसे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन है जो रह सकता है लेकिन नागरिक नहीं है, हमारे कौन से अधिकार हैं, कब वो अधिकार छीने जा सकते हैं, इसमें नया कानून कैसे बनाया जा सकता है, वर्तमान कानून को कैसे हटाए जा सकते हैं, यानी इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। ये सारी की सारी चर्चाएं इसी संविधान में है। कोई भी कानून आप हिंदुस्तान में बना सकते हैं, लेकिन उस कानून का जो आधार रखा जाता है उसमें आप ऐसा नहीं बना सकते जो इसमें मना किया आप वो बना देंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वो वोट डाल सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके जाति धर्म के आधार पर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए। पता चला किसी एक धर्म का नाम हटा दीजिए कि ये धर्म के लोग वोट नहीं देंगे, तो संविधान कहता है कि नहीं भैया, आप धर्म के नाम पर नहीं हटा सकते। तो ऐसा संसद कहीं कानून नहीं बना सकती। जब इस संविधान को बनाया जा रहा था तो इसको कोशिश ऐसा किया गया कि जब भी हमें संविधान की जरूरत पड़े, कुछ चीजों पे फंसे, तो हमें फटाक से वो चीज मिल जाए। तो अगर इस संविधान को कहानी की तरह लिख देते तो पता ही नहीं चलता किस पेज पर कौन सा चीज लिखा गया है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया है ताकि खोजने में आसानी रहेगी। जैसे कैसे आप किसी चीज को खोजते हैं किताब में तो पेज नंबर के हिसाब से खोज देते हैं, तो आप भी अगर नोट्स बनाते होंगे तो तीर दे दे के नोट्स बनाते होंगे। उसी तरह इस संविधान में जो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट को आर्टिकल्स कहते हैं। हिंदी में इसको हम अनुच्छेद कहते हैं। इसमें अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। इसको एबीसी करके एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ये 395 से नंबरिंग नहीं ले जाएंगे, 395 ही रहने देंगे, एबीसी जोड़ेंगे वहां पे। तो इसमें अनुच्छेद होते हैं, इसमें धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुच्छेद क्या होता है? पॉइंट होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भैया आप बताइए राष्ट्रपति किस में है, तो अनुच्छेद 52। तो हम खोलेंगे तो आराम से, मान लीजिए हमने कोई पेज खोला तो वहां पे लिखा हुआ अनुच्छेद 35, तो हम आराम से समझ जाएंगे तो 35 है। राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे 52 में तो और घसका के चले जाएंगे। तो ये अनुच्छेद एक पॉइंट है जो हमें इस बात की सहूलियत करने देता है कि कौन सी चीजें कहाँ है। जैसे हम लोग, इसमें तो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि भारत राज्यों का संघ है, हम किसी दूसरे राज्य को भारत में मिला सकते हैं कि नहीं, तो ये अनुच्छेद 2 में लिखा है। जैसे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया 16 मई 1975, उससे पहले सिक्किम भारत का नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश था। और अनुच्छेद 3 में लिखा है कि वर्तमान राज्यों को तोड़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, बिहार से झारखंड, ऐसे। तो ये अनुच्छेद में लिखे गया। वैसे ही संसद कहाँ है, तो 79 में संसद की चर्चा है। तो आप जब इस किताब को खोलिएगा और इत्तेफाक से मान लीजिए आपने 40 नंबर अनुच्छेद खोल दिया, तो आपको लगेगा ना नहीं हमको संसद के बारे में पढ़ना है, वो 79 में, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं वहां पर। तो ये सहूलियत देने के लिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स बना दिए गए। अगर कहानी की तरह लिख देता तो आपको पढ़ना पड़ता, अरे भाई साहब कहाँ का संसद निकल तो नहीं गया, समझ में आ गया। विकिपीडिया की तरह इसे बना देता सीधे, तो खोजते रहो, जो घसका के बोर होकर छोड़ देते। लेकिन आप ही बताइए, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस संविधान में लिख ही नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए इस संविधान में है कि आप अलग से कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बना दीजिएगा कि इससे उल्टा हो जाए। तो हम लोग क्रिमिनल कानून अलग से बनाए हैं और सिविल कानून भी बहुत अलग से बनाए हैं। बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून उसे कहते हैं जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, रेप, धमकी, ये सब चीजें नहीं रहती है। पैसे से रिलेटेड चीजों को हम सिविल मामला कहते हैं। किसी का मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, खेत जोत लिए हैं, ये सब चीजें होती हैं। शादी ब्याह वाला मैटर, ये सब सिविल के अंतर्गत में आता है, न कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं सब। तो इसमें आपको एक सिविल लॉ बनाए जाते हैं। ये भी एक मोटी सी किताब है। इस किताब में ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारा मेन किताब संविधान के उल्टा हो। तो ये सिविल का
कानून है। इसके अलावा और भी कानून होता है, प्रॉपर्टी कानून, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी। जैसे होता है ना कि अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है तो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को वो ज़मीन देंगे कि नहीं। मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं तो हम चाहेंगे कि एक को सब दे दें, चाहेंगे तो कोनों को नहीं देंगे, किसी अनाथ आश्रम को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी हमको हमारे पिताजी या दादाजी से मिली है हमको प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरे बच्चों का बराबर अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह की जो नियम हो जाते हैं उसे हम लोग प्रॉपर्टी नियम में रखेंगे। ये भी एक अलग किताब है, लेकिन ये भी सिविल का मामला है, मारपीट का तो है नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए साइन कर दिए कि हम आपके यहाँ हम 2 साल काम करेंगे, 1 महीना में भाग रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, मकान मालिक हर जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो मान लीजिए तोड़ दिया तो आप क्या सजा दीजिएगा। तो इस पे नियम है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो कितना फाइन लगेगा। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी एक किताब है। जिस तरह से हमारा संविधान एक किताब है, वैसे ये सारी किताबें हैं सब। लेकिन इन सारी किताबों को इस ध्यान से रखा गया है कि इसमें ऐसी बातें ना लिख दे जो हमारा मेन किताब संविधान है उसके उल्टा हो जाए। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल किताब दिखती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही चलती आ रही है। जब हम गुलाम थे तब हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड कहते हैं। अब मुसलमानों के लिए कुछ पर्सनल लॉ है जो केवल मुसलमानों पे लागू होते हैं, हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ है जो केवल हिंदू पे लागू होते हैं। जैसे स्पेशली हम अगर 2-3 चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर तलाक काफ़ी सिंपल है। मुसलमानों में तलाक तलाक तलाक, जिसका बहुत मिसयूज होने लगा, ससुरा व्हाट्सअप पे लिख के भेज दो तलाक यहाँ पर। जबकि हिंदुओं में भी तलाक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो अभी जो वर्तमान बातें चल रही है कि ये हिंदू पर्सनल लॉ हटा के मुस्लिम और हिंदू के लॉ हटाकर एक देश का एक कानून रहना चाहिए, और इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, एक कॉमन नियम बना दिया जाएगा कि जैसे मुसलमान में तलाक लेना काफी सिंपल है, हिंदू में काफी टफ है। तो अभी जो कोड बनेगा उसमें क्या है, तलाक खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिनके साथ कितनी भी शरीफ लड़की है जिंदगी नहीं बिता सकती, इतना खच्चर है सब। और कुछ ऐसी खचरी लड़कियां भी हैं जिनके साथ शरीफ से शरीफ लड़का नहीं जिंदगी बिता सकता है। क्योंकि अगर बातों से कोई समझ सकता तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर ही नहीं सकते हैं। तो संविधान में ऐसी जगह दिया जाएगा, लेकिन हम मिसयूज नहीं, जो फेसबुक पे बोलता है तलाक तलाक तलाक, ये गलत है। तो इसको एक कॉमन बनाया जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जितनी चीजें हैं ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल। सिविल मतलब होता है व्यवहार, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक नहीं हो क्या, एकदम सिविल नहीं हो। तो सिविल लोगों की जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये सब लोगों को सभ्य बनाने के लिए सब कानूनें बनाई गई हैं। तो ये जो सिविल लॉ होते हैं सब, इन्हें हम दीवानी भी कहते हैं। अब सिविल लॉ जो है, मान लिया कि हमने इसमें से किसी एक ऐसे लॉ का हमने उल्लंघन कर दिया, कोई भी सिविल लॉ का इसमें से, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी वाला या फिर हिंदू कोड तोड़ दिए। जैसे आप सिंपल बताइए, हिंदू के हिसाब से क्या होता है ना कि बेटियों की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता है, जबकि मुसलमानों में क्या होता है कि भाई का जिस तरह से संपत्ति में अधिकार है उसका थोड़ा हिस्सा बहनों मतलब बेटियों का भी होता है। तो ये कॉमन बनेगा, इस आगे अब ये रिफॉर्म होगा, गवर्नमेंट इसकी तैयारी में है, वो इसको लाएगी। अब मान लिया कि हमने कोई कानून तोड़ दिया सिविल लॉ का, तो हम पे मुकदमा होगा, जज हमारे घरे पकड़ के ले जाएगा, कितना दिन में सजा ले जाएगा, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो इसका एक लंबा प्रक्रिया चलती है। तो प्रक्रिया हम अपने मन से चला लेंगे, उसका भी एक लिखित कानून होनी चाहिए कि नहीं। तो वो लिखित कानून की किस तरह से कोई सिविल लॉ टूटने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, कब उसे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कब सबूत माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि अगली तारीख पर आइएगा। तो एक प्रोसीजर होता है ना जी, तो उसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। उस प्रोसीजर के लिए भी किताब है, नहीं तो सब वकील कहेगा नहीं ये हमारा प्रोसीजर, ये हमारा प्रोसीजर। तो एक नियम कानून होना चाहिए नहीं कि नहीं, जो जज भी फॉलो करे कि भाई साहब आप कोई सबूत दिखाने से पहले हमको पहले सूचना दीजिएगा कि हम ये सबूत दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि सीधे जज साहब को चलिए, जज साहब लीजिए सबूत है, लीजिए, तो फेंक देगा जज, कहेगा कि बकलोल कहीं का, तुम कैसा वकील है। इसीलिए ना आप डायरेक्ट वकील जज से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं पता है, वकील को प्रोसीजर पता होता है। तो एक नियम कानून होता है कि सीधे जज को नहीं दे सकते हैं, उसके लिए पेशकार होता है, नियम कानून होते हैं। तो सिविल मुकदमे के निपटारे के लिए जो नियम कानून है उसी को हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम सीपीसी के नाम से कहते हैं। इसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आप इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप पे मुकदमा चलेगा। कितने साल में फैसला आता है ये डिपेंड नहीं करता है, कब आएगा वो करेगा कि नहीं, वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन जब फैसले आते हैं इसमें
तो आपको दंड नहीं दिया जाता है, ना ही आपको जेल दिया जाता है, ना कुछ। आप पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। जैसे हमने किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, हमने ठेका लिया, हमने वो काम को नहीं किया, तो हमको जेल नहीं होगा, हमसे कहा जाएगा कि नहीं इतना पैसा भरिए। अब इतना पैसा नहीं भरेंगे ना तब जेल कर देगा, डायरेक्ट इसमें जेल की सजा